हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के प्रश्न शुरू कर रहे हैं। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है भाई। देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे। यहाँ को नहीं है, यहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है क लिखा है, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। कंठ किसे बोलेंगे? क वर्ग के सभी वर्ण किसमें क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। तालव्य क्या होता है? क वर्ग के सभी वर्ण कंठ कहलाएंगे। और इसमें कौन कौन सा आ सकता है कंठ में? और आ भी हमारा किसमें आते हैं? कंठ में ही आ जाएंगे। च वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? च वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन सा आ सकता है? छोटी और बड़ी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? तालव्य हो जाएंगे। मूर्धन्य में कौन सा आ जाएगा? ट वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। दंत में कौन सा आ जाएगा? ट वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? दंत कहलाते हैं। और ओष्ठ में कौन सा आ जाएगा हमारा? प वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? ओष्ठ कहलाएंगे, ठीक है। और किसमें आ जाएगा? कंठ में। ई और ई किसमें आ जाएगा? तालव्य में। री में कौन सा आ सकता है हमारा? सॉरी यार, एक सेकंड भाई, ये री नहीं, हमने श्री बना, एक सेकंड, इसको री, ठीक है। इसको देखिएगा, इधर कौन सा आ जाएगा हमारा? री भी किसमें चला जाएगा हमारा? मूर्धन्य में। ओष्ठ में कौन कौन सा आ सकता है? उ और बड़ा उ, ठीक है। ये हमारा किसमें चला जाएगा? ओष्ठ में, ठीक है। और आ किसमें आ जाएंगे? कंठ में। ई किसमें आ जाएगा? तालव्य में। री किसमें आ जाता है हमारा? मूर्धन्य में। उ और उ किसमें आ जाता है? ओष्ठ में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये बात? नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहे जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना, ठीक है। जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वरों में होती है ना ही व्यंजन में होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं अयोगवा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोगवा में कौन कौन सा आ जाता है? अंग और अ, ये किसमें आ जाएंगे? अयोगवा में आ जाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है भाई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। आगत में कौन सी ध्वनि आ जाएगी? पहले ये आप बताइए कि आगत ध्वनि किसे कहेंगे? आगत ध्वनि वो ध्वनि होती है जो बाहर से आई हो, विदेशों, कहने का मतलब विदेश से आई हो, और जिसका उच्चारण ओ और औ के मध्य होता है। जिसका उच्चारण किसके मध्य होता है? ओ और औ के मध्य होता है। जैसे हमारा कैसा ध्वनि है? आगत ध्वनि है। उसमें ध्वनि कौन सी हो जाएगी? शे, से और से, और ये हो जाएगा ह। ये हमारे क्या हो जाएंगे? उष्म ध्वनियां हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? देखिए, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये हमारी कौन सी ध्वनियां हो जाएंगी? उष्म ध्वनियां हो जाएंगी। अंतस्थ में कौन सा आ जाएगा? ये देखिएगा, य, र, ल और व, ये ध्वनियां किसमें आती है? हमारी अंतस्थ में आती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलें, सरल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बताइएगा जल्दी कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से हो जाएंगे? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से भाई? देखिएगा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या संधि और अयादि संधि। ये क्या हो जाएंगे? स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार? 5, ठीक है। अगर हमसे पूछ दे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद, विशेषण के भेद कितने हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा विशेषण के कितने भेद हो जाएंगे? 4। हमसे पूछ ले कि सर्वनाम, सॉरी हम आपसे पूछ देते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे? 6। तो सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे? इधर हम वही चीजें यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे? 6। तो याद रखिए 6 किसका है? सर्वनाम के 6 भेद। हमसे पूछते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे? तो 5। 5 किसके भेद हो जाएंगे? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
5, ठीक है। हमसे पूछ दे कि क्या बोल दे इसको कि लिंग कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं या लिंग के भेद कितने हैं, तो 2। कौन कौन सा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे हिंदी में वचन बताइए, हिंदी में वचन कितने होते हैं हमें ये बताना करिएगा कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन। कौन कौन से, एक वचन, हिंदी में कितने वचन हो जाएंगे, 2, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अगर पूछ ले कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं तो याद रखिएगा संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 क्या है, कारक कितने होते हैं, 8, कारक 8 हो जाएंगे। सर्वनाम 6 हो जाएंगे, सर्वनाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वाच्य कितने हो जाएंगे, 3, वाच्य कितने हो जाएंगे, 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, हिंदी में वचन 2, एक वचन, बहुवचन, कारक 8 होते हैं, सर्वनाम 6 होते हैं, वाच्य 3, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहे जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे, जिसमें कोई पद प्रधान न हो, जिसमें कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, जिसमें कोई पद प्रधान, ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, ठीक है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें कह रहे गौण पद उत्तर पद प्रधान हो, तो इसमें द्विगु समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, यहां पर भी उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। उत्तर पद यहाँ पे, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। हमसे पूछा है तो ऑप्शन तो तीनों ही सही हो जाएंगे, तो ये तीनों ही उत्तर सही होगा भाई, ठीक है। कह रहे हैं वो कौन सा समास जिसमें पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान है, तो इसमें ऑप्शन तो तीनों ही सही आ रहे हैं। उत्तर पद प्रधान द्विगु में भी होता है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर ये तीनों ही हमारे सही होंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताइएगा। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह निम्न में से बहुवचन शब्द है, इसमें से बताया कि कौन सा बहुवचन शब्द है। होश, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू और दर्शन, ये सभी हमारे क्या है, बहुवचन है। ये हमारा क्या होगा, उत्तर नंबर डी होगा। होश, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू और दर्शन, ये सभी हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे पशु चल रहे हैं, रेखांकित पद, रेखांकित किसपे की गई है, पशु पे। तो कह रहा है कि पशु क्या है हमारा, ये बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, हमें ये बताना है, ठीक है। पशु क्या हमारा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पशु क्या है, जातिवाचक। पशु का मतलब क्या होगा, बहुत सारे पशु, इसमें गाय, भेड़, बकरी बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो जो जाति को बोध करे वो क्या होता है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जहां पे फीलिंग की बात आ जाए, भाव की बात आ जाए, वहां पे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जहां पे किस चीज की भाव आता है, भाव की बात आ जाए। या भाववाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका एक और होता है हमारा, कि भाववाचक संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, बस उसे हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसे हम देख भी नहीं सकते हैं, भाववाचक संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, और ना ही भाववाचक संज्ञा जिसमें सिर्फ भाव की बात होगी, ना ही उसे देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, ठीक है, छू भी नहीं सकते, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होंगी,
द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी हो सकती है? जो पदार्थों की बात करे, जो किसकी बात करे? पदार्थों की बात करे, जिसमें लकड़ी, सोना, चांदी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें द्रव्य की, इसमें पदार्थों की बात होगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें सिर्फ भाव की बात होगी वहां पे भाववाचक संज्ञा, इसमें पूरी जाति का बोध होगा वहां पे जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां पे किसी विशेष एक की बात की जाएगी वहां पे कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी विशेष एक की बात होगी, किसकी बात होगी? किसी विशेष एक की बात होगी। ठीक है, किसी विशेष एक की बात। ठीक है, जैसे में व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा आ सकता है? हिमालय, हिमालय तो सिर्फ एक ही है, किसी विशेष की बात हो रही है। गंगा, यमुना, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जैसे पर्वत बोले तो पर्वत क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? कि पर्वत से बहुत सारे पर्वतों का बोध हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोल दे सिर्फ माउंट एवरेस्ट तो वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। और जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे हम नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे सर्वनाम के भेद बताइए, कि सर्वनाम के भेद बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे और विशेषण के 4 भेद हो जाएंगे। विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं? 4। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद, संज्ञा के 5 भेद, विशेषण के 4। ठीक है, तो उत्तर नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमें ये बताना है। ठीक है, कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमें ये बताना है। ठीक है, अपदान कारक कहाँ होता है? जहां पे अलगाव हो। अपदान कहाँ पे होता है? जहां पे अलगाव हो जाए और क्या हो? तुलना हो, वहां पे क्या होता है? हमारा कौन सा कारक होता है? अपदान कारक होता है। संप्रदान कहाँ होता है? संप्रदान कहाँ पे होता है? जहां पे किसी अन्य के लिए कुछ किया जाए, जहां पे अन्य के लिए क्या किया जाए? कुछ किया जाए, अन्य के लिए कुछ किया जाए, या कुछ दान में दे दिया जाए, या फिर दान में दिया जाए, या फिर दान में दिया जाए, वहां पे कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जहां पे अलगाव हो, तुलना की बात की जाए, वहां पे अपदान होता है। जहां पे किसी अन्य के लिए कुछ दिया जाए या अन्य के लिए कुछ किया जाए, वहां पे क्या होगा? संप्रदान होगा। कर्म कारक कहां पे होता है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा क्या होता है? कर्म कारक होता है। क्रिया का प्रभाव जहां पे पड़ता है वो कौन सा होता है? हमारा कर्म कारक होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, क्रिया का प्रभाव जहां पड़े। ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। ठीक है, थोड़ा सा भाई अच्छे से लिखना पड़ेगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है? कर्म कारक। कर्ण कारक कहाँ होता है? जो जैसे समझिएगा, कर्ण इसमें कह रहे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? कर्ण कारक। कर्ण कारक की पहचान होती है कि क्रिया किस माध्यम से संपन्न हुई है, किस साधन के द्वारा संपन्न हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक। तो जहां पे आपको साधन दिखाई दे वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। ठीक है, क्रिया जिस साधन के द्वारा संपन्न हो उसे हम कौन सा बोलते हैं? कर्ण कारक। तो यहाँ पे साधन क्या है? बस से। बच्चा स्कूल कैसे जा रहा है? बस के द्वारा जा रहा है या बस से जा रहा है, तो साधन का यूज हुआ साधन के द्वारा ना, तो यहाँ पे कौन सा कारण होगा? कर्ण कारक होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, हमें ये बताना कि कौन सा इसमें विशेष है। ठीक है, विशेष से बताना। ठीक है, देखिएगा जो विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है? विशेषण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, जो विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता
बताई जाए वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसमें विशेष्य क्या होगा, विद्यार्थी होगा। अच्छा क्या हमारा है, विशेषण। ठीक है, और जो विशेषण की भी विशेषता होता है वो हमारा क्या होता है, प्रविशेषण होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा से या के द्वारा, यहाँ पे भाई एक सेकंड इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, भैया ने बनाया पेपर लेकिन कुछ दिक्कत हो गया। ठीक है, यहाँ पे है से या के द्वारा, एक सेकेंड भाई। ठीक है, कह रहा है इसको आप तब तक करिएगा। ये कह रहा है से या के द्वारा किस कारक की विभक्ति है, हमें ये बताना है कि किस कारक विभक्ति। हाँ ठीक है, करिएगा। से या के द्वारा किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको जहां पता होगा कि कर्ता की विभक्ति चिन्ह, ने कर्म की, को, इधर हम लिख देते हैं भाई। ठीक है, अपदान की विभक्ति क्या होती है, से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलगाव के लिए। यहाँ पे किसके लिए आएगा, अलगाव के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, से या फिर के द्वारा। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगी, के या द्वारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा अधिकरण में, और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगी, में पर। ठीक है, तो कर या तो पूरी विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, से या के द्वारा। से या के द्वारा किसकी विभक्ति चिन्ह होती है, से या के द्वारा कर्म की। ठीक है, से या द्वारा किसकी विभक्ति होती है, कर्म की। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, अब करिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि योग ऋण शब्द कौन सा होगा, हमें ये बताना कि इसमें से योग ऋण शब्द हमारा कौन सा होगा। ठीक है, योग ऋण शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, लंबोदर हमारा कैसा शब्द है, योग ऋण शब्द है। लाल कैसा हमारा ऋण शब्द है, नाक हमारा कैसा है, ऋण शब्द है। ये दोनों हमारे कैसे शब्द है, ऋण शब्द है। ये दोनों हमारे कैसे शब्द है, ऋण शब्द है। घुड़सवार हमारा कैसा शब्द है, यौगिक शब्द। सवार हमारा कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द। ठीक है, सवार हमारा कौन सा शब्द है भाई, यौगिक शब्द है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ड्रॉप करके, ये घुड़सवार हमारा कैसा शब्द है, सॉरी। ठीक है, देखिएगा, घुड़सवार हमारा कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। लाल और नाक कैसा है, रूढ़ शब्द है। लंबोदर हमारा कौन सा, योग ऋण शब्द है। समझिएगा, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जिनके साथ, जिनके खंड हो लेकिन अर्थ न निकालता हो। जैसे लाल को हम अभी कर दें, लाल को लिखोगे तो ला प्लस ला लिखेंगे, लेकिन ला प्लस ला का कोई अर्थ है नहीं, अर्थ होता है, तो वो हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, ऋण शब्द। योग ऋण शब्द कौन सा होगा, समझिएगा, योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिनका खंड हो लेकिन अर्थ स्वयं का ना देकर किसी अन्य का अर्थ दे, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, योग ऋण। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जिनका खंड हो लेकिन अर्थ स्वयं का ही दे, वो हमारे कौन से शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न करिएगा, कह रहे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हमें यह बताना कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, रोमन में, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है, देवनागरी में। ठीक है भाई, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको देख लीजिए, गुरुमुखी। गुरुमुखी में कौन से लिखी जाती है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं आपके लिए, एक सेकेंड भाई। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला देखते चलेगा कि गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है, पंजाबी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा कि पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। रोमन में कौन कौन सी लिखी जाती है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। ये किस लिपि में लिखी जाती है, ये हमारी लिखी जाती है रोमन लिपि में। ये हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। ब्राह्मी क्या है, ब्राह्मी देवनागरी लिपि की ही क्या है, जननी है। देवनागरी लिपि की जननी कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अगला देखिएगा, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, हमें ये बताना है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न, हमें एक साइड दिया है अस्थाई भाव,
शांत रस का एक साइड हमें दिया अस्थाई भाव और हमें पूछा ये हमारा दिया गया है, ये हमारे क्या दिए गए हैं, अस्थाई भाव दिए गए हैं। ठीक है, और हमें इधर बताना रस कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को करिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होगा, निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा रति किसका होता है, श्रृंगार रस का। रति किसका होता है, श्रृंगार रस का होता है। ठीक है, शोक किसका होता है, करुण का। शोक किसका होता है, करुण रस का होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, शांत का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखिए, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि इस वाक्य को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा अलंकार है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न, हमें ये बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, करिएगा। अनुप्रास अलंकार कहां पे होता है, जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पे क्या हो जाए, वर्णों की आवृत्ति हो, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पे शब्दों की आवृत्ति हो, जहां पे क्या हो जाए, शब्दों की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। लेकिन शब्दों की आवृत्ति तो होगी, लेकिन शब्द कई बार आएंगे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होगा। शब्दों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, शब्दों का जो अर्थ होगा वो हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होगा, यमक अलंकार। श्लेष क्या होता है, जिस अलंकार में शब्द एक बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। जिस अलंकार में शब्द का कितने बार आए, शब्द एक बार, शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वैसे अलंकार यहाँ पे भी अर्थ क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो गए। फिर से एक बार समझिएगा, वो जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार, जहां पे शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हो जाए तो वहां पे श्लेष अलंकार। जहां पे शब्दों की आवृत्ति हो जाए, मतलब शब्द कई बार आएंगे, जैसे यमक, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का होता है ना, तो कनक कनक 2 बार शब्द आए लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग हो। तो शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए, वहां पे होगा यमक अलंकार। और अनियुक्ति कहां पे होता है, ऐसा अलंकार जिसमें कहने वाला कोई बात स्वयं ना कहकर किसी और से कुछ कहवाए, वहां पे कौन सा हमारा होता है, अनियुक्ति अलंकार होता है। तो हमें बताना है कि 3 बेर खाती है, तो देखिएगा बेर यहाँ पे एक बार आया और बेर यहाँ पर भी एक बार आया, तो इस बेर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, फल। इस बेर का मतलब हमारा क्या है, फल, और इस बेर का हमारा अर्थ क्या है, समय। ठीक है, तो शब्द तो अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या होगा उनका अलग अलग आया, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। बात समझ गए होगे भाई, सब तो अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ भी अलग अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। यहाँ पे कर लीजिएगा भाई, प्रिंटर भैया ने भी, चलिए कोई बात नहीं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। ठीक है, दोहा के ठीक विपरीत होता है, हमें ये बताना है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। ठीक है, करिएगा। ठीक है, रोला होता है, छप्पा होता है, चौपाई होता है या फिर सोरठा होता है। हमें ये बताना है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि दोहा के जस्ट विपरीत, चलिए पहले एक एक चीज को हम बता देते हैं। वैसे देखा जाए तो दोहा के विपरीत क्या होता है, हमारा सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको जानकारी के लिए। रोला में क्या होती है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 24 मात्राएं। सोरठा में क्या होता है, सोरठा में क्या होता है, प्रथम, इधर हम लिख देते हैं प्रथम और
प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है, ऐसे लिख दे। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती, ठीक है। इसको आप नहीं समझ पाओगे भाई, इसको हम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं और पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। वैसे ही देखिएगा किसके विपरीत पूछा है, दोहा। दोहा के प्रथम, इसको हम चरण का मतलब समझिएगा, जैसे होता है ना, हमने पढ़ा होगा छंदों में पढ़ा होगा अपने, ये हमारा होता है प्रथम चरण, ये हमारा होता है द्वितीय, ये हमारा होता है तृतीय और ये हमारा होता है चतुर्थ चरण। तो प्रथम चरण में दोहा में क्या होता है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय में 11 और चतुर्थ में भी 11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो जस्ट देखिएगा दोहा का विपरीत कौन सा हो गया, सोटा। दोहा का जस्ट उल्टा क्या हो गया, सोटा। यहाँ पर देखिए प्रथम और तृतीय में 13 है, यहाँ पे प्रथम और तृतीय में 11 है, वहां पे द्वितीय और चतुर्थ में 11 है, यहाँ पे द्वितीय और चौथे में 13 है। तो दोहा का जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, सोटा। रोला में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती। चौपाई में कितनी, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं हो जाएंगे, 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। छप्पे क्या होता है, छप्पे किससे मिलने बनता है, छप्पे किसके मिलने से बनता है बताइएगा। तो याद रखिएगा, रोला प्लस उलाला, रोला प्लस उलाला के मिलने से क्या बनता है हमारा, छप्पे बनता है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। रोला में 24 रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, छप्पा रोला और उलाला के मिलने से बनता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, सोटा होता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम किसने दिया, ठीक है। यहाँ पे के लिए किसने दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया, ये प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांकृत्यायन ने, किसने क्या नाम दिया, हमें ये बताना कि आदिकाल के बारे में। तो आपको पता है आदिकाल को सिद्ध और सामंत नाम किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध और सामंत युग किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने। और देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदिकाल कहा था। प्रारंभिक काल को उन्होंने क्या कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था, आदिकाल नाम दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था, चारण काल नाम दिया। क्या नाम दिया था, चारण काल नाम दिया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है हमें, ठीक है। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और करिएगा। निम्नलिखित ग्रंथ, ये ग्रंथ दिए गए, इधर ये रचनाकार दिए गए, हमें इनको सुमेलित करना है, ठीक है। कह रहे बिसल देव, ये भाई इधर ये हमारा क्या है, ठीक है। बिसल देव रासों के रचनाकार कौन है, ये बताइएगा। बिसल देव रासों के रचनाकार कौन से हो जाएंगे, नरपति नाल, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, नरपति नाल। खलिक बारी किसकी रचना है, खलिक बारी हमारी हो जाएगी अमीर खुसरो की रचना हो जाएगी, ठीक है। भट्टेश्वर बाहुबली दास किसकी रचना है, शलिभद्र शौरी की रचना है, ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है, सरापा की रचना है। मिलान हो गया। और आप बता दीजिएगा कि विद्यापति ने कौन सी रचना की थी। तो विद्यापति ने 2 रचनाएं तो बहुत सी थी, इनके लिए महत्वपूर्ण देखिएगा, ये हमारा है कृतिलता और कृति पताका, ये हमारी हो जाएगी कृतिलता और ये दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी, कृति पताका, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है, हमें इसमें से ये बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। घनानंद, बोधा, आलम और बिहारी, इनमें से हमें बताना था, ठीक है। देखिएगा
घानानंद बोधा आलम, ठीक है, ये रीति मुक्त कवि थे, लेकिन बिहारी क्या है, रीति मुक्त नहीं है। ये कैसे कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे। ये कौन से कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे, ठीक है। रीतिबद्ध में कौन कौन सा आ जाएगा, एक होते हैं रीतिबद्ध सब कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध में कौन कौन से आ सकते हैं, बिहारी आ जाएंगे हमारे, और कौन आ सकता है, वृंद आ सकते हैं। इन दो लोगों का याद रखिए, मेन है। रीतिबद्ध में कौन कौन से आ जाएंगे, रीतिबद्ध में आ जाएंगे हमारे मतीराम, केशव, भूषण, जसवंत सिंह, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। और घनानंद बोधा और आलम ये किस कैसे कवि हैं, रीति मुक्त कवि है। ये कैसे कवि हैं, रीति मुक्त कवि है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे देखिएगा, कह रहे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, कह रहे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, प्रिय प्रवास को। किसे माना गया है, प्रिय प्रवास को। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। ये किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त की और कौन कौन सी रचनाएं होंगी बता सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं, साकेत हो जाएगा, और पंचवटी हो जाएगी, और साकेत, पंचवटी, जयद्रथ, बहुत सारी रचनाएं आएंगी, बहुत सारी रचनाएं निकल जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है। तो ये भी याद है। जयशंकर प्रसाद की और कौन सी रचनाएं हो सकती हैं, आंसू, झरना, सॉरी भाई एक सेकेंड, आंसू, लहर और झरना, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। वैदेही वनवास भी किसकी रचना है, हरिऔध जी की रचना है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, प्रिय प्रवास को, ठीक है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी, पंचवटी, जयद्रथ, साकेत, और चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, तो फिर बोर्ड भी खाली रहेंगे। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है, हमें ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। कुतुबन की मृगावती, ये तो हमारी सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की है, ये भी हमारी सही है। मधुमालती किसकी रचना है, मंजन की है, ये भी हमारा सही है। आखिरी कलाम किसका है, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी जी की, ये किसकी रचना है, जैसी जी की रचना है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी हो जाएगी, चंद्रायन, ठीक है। या इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, चंद्रायन, ठीक है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रीतिकाल का समय कौन सा होगा हमारा, ये बताना है, ठीक है। रीतिकाल का समय कौन सा हो जाएगा, 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत तक, ठीक है। आदिकाल का समय क्या हो जाएगा, ये हमारा किसका समय है, आदिकाल का समय। ये हमारा किसका समय दिया गया है, आदिकाल, ठीक है। 1050 से लेके 1375 विक्रम संवत तक ये आदिकाल होता है। 1375 से लेके 1700 तक ये हमारा कौन सा काल होता है, भक्ति काल होता है, ठीक है। और 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल होता है। और आधुनिक काल क्या होता है, 1900 से लेके अब तक ये हमारे कौन से काल में आ जाता है, आधुनिक काल में आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। देखिएगा, मिलान करिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। विशाल देवरासो किसकी रचना है, नरपति नाल की है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना हो जाएगी। परमाल रासो जगनिक की रचना हो जाएगी। खुमान रासो
दलपति विजय की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए विशाल देव रासो नरपति नाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रभाई की रचना है, खुमार रासो दलपति विजय की रचना और परमाल रासो जगने की रचना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। करे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर बाघ। यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये देखिएगा। आपको नहीं लग रहा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, अभी हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगी है तब तक लंका जल गई। ये किसका अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। क्यों? कि किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करा। अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी है तब तक लंका भी जल गई, तो किसी चीज को कहा क्या कहा गया है? बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। श्लेष कहां पे होता है? जहां पे कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। शब्द कितनी बार है यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहां पे शब्द एक बार आए, यहाँ पे शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन अर्थ अलग अलग आए, तो वहां पे कौन सा होगा? श्लेष। श्लेष अलंकार कहां होता है? जहां उपमेय और उपमान में समानता हो, जहां में और उपमान में क्या हो? अत्यधिक समानता हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक। विरोधाभास कहां पे? जहां पे विरोध का आभास हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। तो यहाँ पे जहां पे विरोध दिखाई दे वहां पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न, यही तक था। ठीक है।